हमने जो इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, और आज की क्लास में हम बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 जो है उसके अंदर बायोलॉजी या जीव विज्ञान के अंदर जिन वैज्ञानिकों ने प्राचीन काल में अपना योगदान दिया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं कि महर्षि चरक के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। महर्षि चरक जो हैं उनको आयुर्वेद का प्रणेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयुर्वेद का प्रणेता कहा जाता है। किनको कहा जाता है? महर्षि चरक को कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें चिकित्सा का जनक, इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है? चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। महर्षि चरक ने ही सबसे पहले चिकित्सा के बारे में क्या किया था? बताया था। मानव जाति में इन्होंने बताया कि मानव जाति जो होती है उसमें 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं: वायु, कफ और पित्त। जब ये तीनों दोष मानव में संतुलित अवस्था में रहते हैं तो मानव का जो स्वास्थ्य होता है वो क्या रहता है? सही रहता है। और जब यह तीनों के तीनों असंतुलित अवस्था में हो जाते हैं या इनमें से कोई भी एक क्या हो जाता है? असंतुलित हो जाता है, तो मानव का स्वास्थ्य क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो उसको बाद में क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है और मानव के स्वास्थ्य को क्या किया जाता है? सही किया जाता है। तो मानव के स्वास्थ्य को लेकर इन्होंने जो मानव के अंदर दोष बताए वो 3 प्रकार के दोष बताए। इन्हीं के संतुलित और असंतुलित होने के कारण से मानव का स्वास्थ्य क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है और सही हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि एक मानव में दांतों को मिलाकर 360 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 360 हड्डियां पाई जाती हैं। इनका कहना था कि एक मानव जो होता है उसके अंदर 360 हड्डियां होती हैं दांतों को मिलाने के बाद में, यानी दांत और जो शरीर की अन्य हड्डियां हैं उनको मिलाने से शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 360 हड्डियां होती हैं। ये इनका मानना था। इसके अलावा इन्होंने बताया कि मानव के अंदर जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो ही क्या करता है? पूरे के पूरे शरीर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी मानव शरीर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हृदय करता है, हार्ट करता है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हृदय जो होता है वो मानव शरीर से 13 चैनलों के द्वारा 13 चैनलों के द्वारा क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। और उन्हीं के द्वारा जो हार्ट होता है वो शरीर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो यह हमने किसकी बात की? महर्षि चरक की बात की कि महर्षि चरक जो होते हैं उसको चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्होंने बताया कि मानव शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं: वायु, कफ व पित्त। इनके संतुलित और असंतुलित होने के कारण से मानव का स्वास्थ्य बिगड़ता है और सुधरता है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि दांतों को मिलाकर मानव शरीर में 360 हड्डियां पाई जाती हैं। इसी के साथ इन्होंने बताया कि मानव के अंदर जो हृदय होता है वो ही क्या होता है? नियंत्रण करने वाला केंद्र होता है। यानी इसी के द्वारा पूरा का पूरा शरीर क्या होता है? नियंत्रित होता है। इसके अलावा महर्षि चरक ने क्या किया था? चरक संहिता की रचना की। किसकी रचना की? चरक संहिता की रचना की, जिसमें चिकित्सा के बारे में बहुत सी सूचना है। और जो चिकित्सा का अध्ययन करते थे पहले आयुर्वेद के अंदर, उनको चरक संहिता क्या होती थी? पढ़नी होती थी, जिससे कि चिकित्सा के बारे में उन्हें क्या होता था? इस बुक से नॉलेज होता था। तो महर्षि चरक के बारे में बात हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं हम महर्षि सुश्रुत के बारे में। महर्षि सुश्रुत जो है उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। महर्षि सुश्रुत ने ही सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया था। इसके अलावा महर्षि सुश्रुत को ही शल्य क्रिया का भी
नॉलेज था और इन्होंने ही सबसे पहले शल्य क्रिया की, इसलिए इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। महर्षि सुश्रुत को किसका जनक कहा जाता है? प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है और शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। शल्य चिकित्सा क्या होती है? कि मानव शरीर में किसी पीड़ा को शल्य उपकरणों के द्वारा दूर करने की जो क्रिया होती है उसे शल्य चिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? शल्य चिकित्सा कहते हैं। तो शल्य चिकित्सा का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। इन्होंने शल्य चिकित्सा के बारे में बताया और इन्होंने जो गुर्दे की पथरी होती है वो शल्य चिकित्सा के द्वारा दूर करने के बारे में बताया। इसके अलावा इन्होंने जो मूत्र नलिका में जो पथरी होती है उसके बारे में दूर करने के बारे में बताया। इसके अलावा इन्होंने शल्य चिकित्सा के द्वारा जो बच्चा पैदा होता है ऑपरेशन से उसके बारे में इन्होंने बताया। तो शल्य चिकित्सा की कई ऐसी शल्य क्रियाएं थी जिनके बारे में महर्षि सुश्रुत जो थे उन्होंने बताया था। इनका कहना था कि शल्य चिकित्सा करने से पहले क्या करवाना चाहिए? मदपान करवाना चाहिए जो रोगी होता है उसको। उससे क्या होता है कि शल्य क्रिया करते समय उसको क्या नहीं होती? पीड़ा नहीं होती, उसको दर्द का अनुभव नहीं होता है। इसलिए शल्य चिकित्सा करने से पहले रोगी को क्या करवाते थे? मदपान करवाते थे, ड्रिंक करवाते थे, ठीक है, अल्कोहल देते थे। जिससे क्या होता था? जिससे कि उसकी शल्य क्रिया करते समय उस जो रोगी होता है उसको क्या नहीं होता? दर्द नहीं होता। इस क्रिया को इन्होंने एनेस्थीसिया कहा। क्या कहा? एनेस्थीसिया कहा। आज भी कोई रोगी होता है उसको शल्य क्रिया करने से पहले उसको क्या किया जाता है? बेहोश किया जाता है। तो जो बेहोश करने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? एनेस्थीसिया कहा जाता है। इसके अलावा महर्षि सुश्रुत ने भी किसकी रचना की? सुश्रुत संहिता की रचना की। किसकी रचना की? सुश्रुत संहिता की रचना की। इस सुश्रुत संहिता के अंदर इन्होंने शल्य चिकित्सा में प्रयोग होने वाले 300 उपकरणों के बारे में क्या किया? बताया। कितने उपकरणों के बारे में बताया? 300 उपकरणों के बारे में बताया। तो महर्षि सुश्रुत के बारे में हमने बात की। इनको प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है, इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही शल्य चिकित्सा के बारे में बताया था। शल्य चिकित्सा करने से पहले इनका मानना था कि रोगी को मदपान करवाना चाहिए जिससे कि शल्य क्रिया करते समय उसको क्या ना हो? पीड़ा का अनुभव ना हो। इस क्रिया को इन्होंने क्या नाम दिया? एनेस्थीसिया नाम दिया। इसके अलावा सुश्रुत संहिता की रचना की, इसमें 300 उपकरणों के बारे में इन्होंने बताया और इन्होंने कई शल्य चिकित्सा शल्य क्रियाओं के बारे में बताया। जैसे पथरी को निकालना होता है, गुर्दे की पथरी को, मूत्र नलिका की पथरी को, जो बच्चे पैदा होते हैं प्रसव क्रिया से, ऑपरेशन से जो बच्चे पैदा होते हैं प्रसव क्रिया के दौरान, उसके बारे में भी इन्होंने क्या किया था? बताया था। उसके बाद बात करते हैं जगदीश चंद्र बोस की। किसकी बात करते हैं? जगदीश चंद्र बोस की। तो देखो जगदीश चंद्र बोस जो है इनको क्या था कि बचपन से ही क्या था इनको, यानी जो जीव जंतु होते हैं उनका शौक था, उनके बारे में अध्ययन करने का क्या था? इनको शौक था। तो जगदीश चंद्र बोस जो है उन्होंने सबसे जो अहम योगदान था उनका जीव विज्ञान में वो था, इन्होंने क्रेस्कोग्राफ के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? क्रेस्कोग्राफ के बारे में बताया। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? एक उपकरण होता है। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? एक उपकरण होता है, एक मशीन होती है। इसके द्वारा जो प्लांट्स जो होते हैं क्या होते हैं? प्लांट्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है उसको मापा जाता है। प्लांट्स की ग्रोथ को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ का यूज किया जाता है। तो पहला तो इनका क्या था? ये योगदान था जीव विज्ञान विषय में। दूसरा इन्होंने क्या बताया? सेस्मोनिस्ट्री के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? सेस्मोनिस्ट्री के बारे में बताया। सेस्मोनिस्ट्री को हिंदी में कंपानुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपानुकुंचन कहते हैं। इन्होंने बताया कि छुई मुई जो होती है उसके हाथ लगाते ही उसमें क्रिया विभव के कारण से कुछ गति होती है। क्या होती है? गति होती है। देखो आपने देखा होगा कि छुई मुई को हाथ लगाते हुए क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। तो वह किसके कारण मुरझाती है? क्रिया विभव के कारण मुरझाती है। तो वो
जो मुरझाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, कंपानुकुंचन कहते हैं, सेस्मोनिस्टी कहते हैं। तो इसके बारे में किसने बताया था सबसे पहले कंपानुकुंचन के बारे में? जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। इसके अलावा इन्होंने बताया कि क्रोनोबायोलॉजी क्या होता है। क्रोनोबायोलॉजी के जनक कौन है? जगदीश चंद्र बोस ही है। इन्होंने बताया कि पादप जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनके ग्रोथ की स्टडी जो होती है, उनके ग्रोथ की जो स्टडी जो होती है वो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में होती है उसे क्या कहते हैं? क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। तो इन्होंने क्रोनोबायोलॉजी के बारे में, सेस्मोनिस्टी के बारे में और क्लेस्टोग्राफ के बारे में, 3 चीजों के बारे में क्या किया था? बताया था। उसके बाद आते हैं बीरबल साहनी। कौन आते हैं? बीरबल साहनी आते हैं। बीरबल साहनी जो थे वो एक क्या थे? पैलियो बोटेनिस्ट थे, यानी पुरावनस्पतिक वैज्ञानिक थे। क्या थे? पुरावनस्पतिक वैज्ञानिक थे। इनका भी जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। यानी जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता है, उनके अंदर इन्होंने बहुत से निष्कर्ष निकाले हैं अपने प्रयोगों से। इसके अलावा जो रोहिणा नामक टीला है, उसके ऊपर इन्होंने हथौड़े से मारकर जो अंश प्राप्त हुआ, रोहिणा नामक टीला जो है उसके ऊपर हथौड़े से मारा और वहां से जो अंश प्राप्त हुआ, उस अंश के ऊपर प्रयोग करके इन्होंने बताया कि यहाँ पर रहने वाली जो पहले की जो जाति थी वो क्या करती थी? कुछ सिक्कों का प्रयोग करती थी। किसका प्रयोग करती थी? कुछ सिक्कों का प्रयोग करती थी। यह बात किसने बताई? बीरबल साहनी ने बताई। और वो जो सिक्के थे वो जिस सांचे से बनाए जाते थे, वो सांचे जो थे वो भी किसने खोजे सबसे पहले? बीरबल साहनी ने खोजे। यानी जो पहले जो जातियां पाई जाती थी वो जिन सिक्कों का निर्माण करती थी, उन सिक्कों को बनाने के लिए जो सांचे होते थे उसका निर्माण सबसे पहले, उसका खोज सबसे पहले किसने की थी? बीरबल साहनी ने की थी। तो पैलियोबोटनिस्ट थे, पुरावनस्पतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो पहले की जातियां होती हैं उनके बारे में, उनके जो यानी जो अंश हैं उनके ऊपर प्रयोग करके बहुत सारी चीजें जो है वो किसको बताई? नई जाति को बताई कि पहले जातियां जो हुआ करती थी वो इस तरीके से जीवन यापन किया करती थी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेसर करमचंद मेहता की। तो प्रोफेसर करमचंद मेहता जो हैं उनको क्या है कि जो कीट रोग नियंत्रण के लिए जाना जाता है, कीट रोग नियंत्रण के लिए किसको जाना जाता है? प्रोफेसर करमचंद मेहता को जाना जाता है। सबसे पहले कीट जो होते हैं उनसे फसलों को नुकसान होता है, तो सबसे पहले उसका नियंत्रण के बारे में किसने बताया था? करमचंद मेहता ने बताया था। और इनका मानना था कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में यदि हम कोई फसल लगाते हैं तो उसके जो यूरिडो बीजाणु होते हैं, यूरिडो बीजाणु एक सूक्ष्म जीव होता है। यह जो यूरिडो बीजाणु होता है, इसी टाइम पे यदि मैदानी क्षेत्र के अंदर भी हम फसल लगाते हैं तो वो यूरिडो बीजाणु जो होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आके इस फसल को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले प्राकृतिक जो सुरक्षा बताई वो तो ये बताई कि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ समय तक फसल ना लगा के सिर्फ मैदानी क्षेत्र में फसल लगाएं तो फसल को नुकसान क्या होगा? कम होगा। और यदि पहाड़ी क्षेत्र में फसल लगाएं तो मैदानी क्षेत्र में फसल ना लगाएं। तो यह तो इन्होंने प्राकृतिक सुरक्षा बताई थी। उसके अलावा इन्होंने बहुत सी मेडिसिन बनाई जिसके कारण कीट रोग पर क्या किया गया? नियंत्रण पाया गया। तो इनका भी जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद बात करते हैं पंचानन माहेश्वरी की। तो पंचानन माहेश्वरी जो है उनको इंडियन ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। यानी भारतीय
पादप भ्रूणकी जो होती है उसका जनक कहा जाता है। यानी जो पंचानन माहेश्वरी हैं उन्होंने जो पुष्पीय पादप होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो फूल होते हैं उनकी आंतरिकी, उनकी आकारिकी के बारे में सबसे पहले क्या किया था, अध्ययन किया था। इसलिए इन्हें भारतीय भ्रूणकी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। यानी भारत के अंदर जो भ्रूणकी है उसका फादर किसे कहा जाता है, पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। इनका भी जीव विज्ञान के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद आते हैं एम एस स्वामीनाथन। कौन आते हैं, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन का आपने नाम सुना होगा। एम एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के क्या हैं, जनक हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसके फादर कौन है, एम एस स्वामीनाथन है। क्योंकि एम एस स्वामीनाथन ने ही सबसे पहले क्या किया कि गेहूं की कुछ बोनी किस्में हैं उनको पैदा किया और उनको राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के क्षेत्रों के अंदर क्या किया, उनको बांटा किसानों को। और किसानों ने उनको लगा कि क्या किया कि बहुत ही मतलब कम समय के अंदर ज्यादा पैदावार की, जिसके कारण से क्या हुआ कि जो भारत देश है वो क्या बन गया, आत्मनिर्भर बन गया। तो एम एस स्वामीनाथन जो है वो भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले साइंटिस्ट हैं। इन्हीं की वजह से भारत के अंदर क्या हुआ था, हरित क्रांति आई थी। यानी फसल के उपजाऊपन में बहुत ही तीव्रता से क्या हुई थी, इनके कारण से वृद्धि हुई थी। क्योंकि इन्होंने बहुत सी ऐसी किस्में पैदा की जिनके कारण से क्या होता है कि उपजाऊपनता क्या होती है, बहुत तीव्रता से बढ़ाई जा सकती। तो हमने बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के पार्ट नंबर 2 के अंदर 7 साइंटिस्ट के बारे में बातचीत की। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, जगदीश चंद्र बोस, बीरबल साहनी, प्रोफेसर करमचंद मेहता, पंचानन माहेश्वरी, एम एस स्वामीनाथन। तो ये जो 7 साइंटिस्ट हैं इनका प्राचीन काल की जो जीव विज्ञान है उसके अंदर बहुत बड़ा महत्व है। तो बायोलॉजी इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के बाद जो अगली क्लास जो होगी उसके अंदर हम बायोलॉजी स्कोप के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी के अंदर जो भी अपन स्टडी करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी 2 जो है, अब देखिए जो भी क्लास होती है उसके अंदर यदि आप नोटबुक लेके उस मैं जो चीज बताता हूँ उसको यदि आप लिख लोगे तो वो आपके लिए क्या रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। और यदि आपकी याद ना रह पाए तो क्लास को आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं। अब यानी रेगुलरली क्या है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको समझाना है, कौन सा चैप्टर पहले समझाना है। ठीक है, वरना मैं सीरियल वाइज चल रहा हूँ। आपकी रोज क्लास शाम को होगी, यानी एक क्लास मेरी रोज आपको शाम को 7 बजे क्या होगी, यानी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो आप यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप क्लास देख सके। और जो बच्चे हों जिनको बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट हो या फिर जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको भी आप बताइए इस चैनल के बारे में। और आप इस चैनल के अंदर बायोलॉजी के अंदर क्या कर सकते हैं, जितने भी चैप्टर होंगे वो सारे के सारे धीरे धीरे करके इस चैनल के ऊपर डाले जाएंगे। तो उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आज की बायोलॉजी इंट्रोडक्शन पार्ट 2 की क्लास हमारी खत्म होती है। कल बायोलॉजी इंट्रोडक्शन पार्ट 3 हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।